हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सार संग्रह है। आज का जो टॉपिक है कृषि है और अध्याय 11 है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, तो पहले इनको कवर करेंगे। देखिए, पहला कृषि विकास रणनीतियां। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तत्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, जिसके लिए कुछ उपाय अपनाए गए। इस क्षेत्र की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए रासायनिक व जैव उर्वरकों के बेहतर उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए। वर्तमान समय में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से यहाँ की मिट्टियों में नाइट्रोजनी विषाक्तता उत्पन्न हो गई है। अतः यह आवश्यक है कि एनपीके का अनुपात यह प्रश्न पूछा जाता है, तो एनपीके का अनुपात 4:2:1 का ही हो। मृदा अपरदन की समस्या को रोकने के लिए इन प्रदेशों में सामाजिक वानिकी और वनारोपण को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यहाँ पर भूमिगत जल स्तर में कमी आ रही है। यहाँ जो है आवश्यक हो जाता है कि उपयुक्त जल प्रबंधन तकनीकी अपनाई जाए। रबी की फसल के लिए भी सिंचाई की बेहतर सुविधा जो है आवश्यक है। कृषि भूमि में बेहतर कृषि पद्धति का प्रयोग कृषि उत्पादकता बढ़ाने और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फसल चक्रण यानी चक्रीय कृषि, रिले कृषि और मिश्रित सस्यन को अपनाना जरूरी है। इन क्षेत्रों में कृषि की विविधता के लिए खाद्य फसलों के साथ साथ नगदी फसलों के उत्पादन को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके बाद भारत में कृषि विकास। देखिए, भारत के 57% भूभाग पर कृषि की जाती है, जबकि विश्व में कुल भूमि के केवल 11% भूभाग पर ही कृषि की जाती है। यहाँ प्रति व्यक्ति कृषि भूमि धारण अनुपात केवल जो है 0.31 हेक्टेयर है, जो विश्व औसत से लगभग आधा है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए जो है अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया में। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसकी गति जो है मंद हो जाती है। ठीक है। और स्वतंत्रता के पश्चात अगर बात करें तो देश में संस्थागत सुधार के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता को प्रोत्साहन और जमींदारी को समाप्त करने को जो है प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। 1960 और 1970 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। सिंचाई के जो साधन थे, याद रखिएगा, सिंचाई के साधनों के विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान जो है खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र के समक्ष बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण करना यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 55% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कुछ रणनीतियां कृषि सुधार के लिए आरंभ की गई थी। 1980 और 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को हर कदम पर ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थी। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी जो है आरंभ की। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलिया और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार जो है घोषणा करती है। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही है, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान क्या है? तो देखिए, कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी 2016-17 में देश की लगभग 59% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन था। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और गतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए, यानी जो आधुनिकीकरण है, इसके लिए अत्यधिक प्रयास किया है। भारत सरकार ने कृषि के महत्व को समझाने के लिए भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र से संबंधित जो है अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई है, इसको प्रेफरेंस दिया गया है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के रूप में एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जबकि भारत में कृषि से संबंधित आधारभूत ढांचा का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। ऐसे में वे इस प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों पर सहायक यानी सब्सिडी कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी जो है, तो इसके अतिरिक्त क्या हो रहा है, रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त जो कृषि उत्पाद है, कृषि उत्पादों पर आयात कर, ठीक है, घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है या पड़ रहा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। हरित क्रांति क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हरित क्रांति जो है अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गैड के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त हरित क्रांति शब्द 1960 के दशक में फसलों उत्पादन में चमत्कारिक वृद्धि को सूचित करता है। अचानक इसमें जो है बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ, तो चमत्कारी वृद्धि को सूचित करता है। भारत में हरित क्रांति का आशय जो है कृषि क्षेत्र में परंपरागत तकनीकों और खेती की विधियों को आधुनिक विधियों के द्वारा परिवर्तित करने से। इस क्रांति की आधारशिला 1950 में मैक्सिको के रॉकफेलर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों के द्वारा रखी गई, जिन्होंने गेहूं की अधिक उपज वाली, एक कह सकते हैं कि जो गेहूं था, गेहूं की अधिक उपज वाली और अधिक रोग जो डिजीज हुआ था, तो रॉकफेलर फाउंडेशन, इसका नाम याद रखिएगा। 1950 में मैक्सिको का यह फाउंडेशन जो है, इसके वैज्ञानिकों के द्वारा जो है यह आधारशिला रखा गया था, और इसमें गेहूं की अधिक उपज वाली और रोग प्रतिरोधी बौनी किस्में विकसित की गई थी इसके द्वारा। 1960 के दशक में रॉकफेलर फाउंडेशन के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में है। इसके वैज्ञानिकों के द्वारा चावल की उन्नत वर्ण संकर हाइब्रिड किस्में विकसित की गई। गेहूं तथा चावल की ये जो है अधिक उपज वाली किस्मों के बीज विश्व के विभिन्न भागों में पहुंचाए गए, जिससे हरित क्रांति का जो है प्रारंभ हुआ। भारत में अधिक उपज वाले उन्नत बीजों का कार्यक्रम मैक्सिको में विकसित गेहूं की बौनी किस्मों के 7वें दशक के दौरान, यानी 1966 से 67 में देश में प्रवेश से जो है प्रारंभ हुआ। जो इस प्रथम चरण, यह जो था इसका प्रथम चरण था, और 1981 तक जो है 1981 तक जो है ये चला था, 1981, याद रखिएगा। देखिए ये सारे जो इंफॉर्मेशन है, जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से एक दो बार रिवीजन करना है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती में उन्नत बीजों के प्रयोग के साथ हुआ। इसके दूसरे चरण 1981 से 95 के अंतर्गत अगर बात करें, तो दूसरे चरण में वर्ष 1983 तक इसमें चावल की खेती को भी सम्मिलित कर लिया गया। हरित क्रांति का जो विस्तार है बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी हो गया। तीसरे चरण यानी 1995 में प्रारंभ हुआ, और यह क्रांति जो है भारत के सभी क्षेत्रों तक पहुंच गई। हरित क्रांति के जनक जो है, इनका नाम याद रखिएगा, और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, इनको माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा विकसित गेहूं की अधिक उपज वाली और अधिक रोग प्रतिरोधी बौनी किस्म वाली प्रजातियों से भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको सहित अनेक देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया।
नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग का जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आयोवा प्रांत में हुआ था और मैक्सिको उनका कार्य क्षेत्र रहा। हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रथम फसल मैक्सिकन गेहूं था, जिसे बोरलॉग ने मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र में केंद्र से यह मंगवाया था। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए, इनके नेतृत्व में ही भारत में सफलतापूर्वक गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का विकास किया गया। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं, इसके बाद चावल के उत्पादन में की। देखिए, इस नीति में अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों पर अधिक बल दिया गया था, इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम उन्नत बीज किस्म कार्यक्रम रखा गया। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ 2000 किलोग्राम का रिकॉर्ड उत्पादन पहले से लगभग 3 गुना हो सका था। 2016-17 तक गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर 4704 किलोग्राम तक पहुंच गई। कहां पर? पंजाब में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में शुष्क क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराकर इन क्षेत्रों में भी हरित क्रांति लाई जा सकती है। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, परंतु वह निर्वाह प्रकृति की है। किस प्रकार की? निर्वाह प्रकृति की। हरित क्रांति के कारण उत्पन्न जो समस्याएं हैं वो क्या क्या हुई? तो हरित क्रांति के कारण कुछ समस्याएं भी हुई। देखिए, हरित क्रांति ने भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु इसने अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया। हरित क्रांति के कारण जो प्रमुख समस्याएं हैं, पहला खाद्यान्न के संदर्भ में अगर देखें तो गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का के उत्पादन पर अधिक बल दिए जाने के कारण दलहन, तिलहन आदि के बुआई क्षेत्र में कमी आ गई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्य ही इससे लाभान्वित हुए। अधिकांश राज्यों को इसका लाभ नहीं मिलने के कारण क्षेत्रीय असमानता उत्पन्न हो गई। उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण मृदा और पर्यावरण से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हुई। अत्यधिक सिंचाई के कारण भौम जल स्तर में कमी आई। साथ ही कृषि के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता ने वन उन्मूलन की समस्या को बढ़ावा दिया। इंद्रधनुष क्रांति क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 28 जुलाई 2008 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुष क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित किया गया। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्रांतियां हैं देख लेते हैं। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हरित क्रांति का जो संबंध है खाद्य उत्पादन से है। सुनहरी यानी स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है फल एवं सब्जी उत्पादन, बगानी या उद्यान कृषि से। श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। कृष्ण यानी काली क्रांति, कृष्ण क्रांति या काली क्रांति का जो संबंध है खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति का जो संबंध है अंडा उत्पादन से है। इंद्रधनुषी क्रांति का जो संबंध है कृषि संबंधी समग्र क्रांति नवीन कृषि नीति में निर्धारित है। अमृत क्रांति का संबंध है नदियों को जोड़ने की योजना। और सदाबहार क्रांति का जो संबंध है कृषि उत्पादन को दोगुना करना, टिकाऊ कृषि। गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज उत्पादन से। और लाल क्रांति का जो संबंध है मांस और टमाटर उत्पादन से। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, भारतीय कृषि की जो समस्याएं हैं इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कृषि, पारिस्थितिकी तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की है। देश की अधिकतर कृषि समस्याएं प्रादेशिक है और कुछ समस्याएं सर्वव्यापी भी है, जिनमें भौतिक बाधाओं से लेकर संस्थागत अवरोध है। इन समस्याओं का विवरण निम्नलिखित है। पहला है अनियमित मानसून पर निर्भरता।
भारत में कुल कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता से सिंचाई के लिए नहरों में जल की आपूर्ति प्रभावित होती है। दूसरी तरफ राजस्थान तथा अन्य क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम और अत्यधिक अविश्वसनीय है। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अत्यधिक उतार चढ़ाव पाया जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, यह क्षेत्र सूखा और बाढ़ दोनों समस्याओं के लिए सुभेद हो जाता है। ठीक है। निम्न उत्पादकता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में जो है फसलों की उत्पादकता कम है। भारत में अधिकतर फसलें जैसे चावल, गेहूं, कपास, तिलहनों की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस और जापान से कम है। भू संसाधनों पर अधिक दबाव, देखिए इसके कारण क्या है, भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है। इसके बाद है वित्तीय संसाधनों की समस्याएं तथा ऋणग्रस्तता। आधुनिक कृषि में लागत अधिक आती है, इसीलिए सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम या ना के बराबर होता है। वे सघन उत्पादन के दृष्टिकोण से ही जाने वाली कृषि में निवेश करने में असमर्थ हैं। वे क्या करते हैं, वे सघन उत्पादन के दृष्टिकोण से की जाने वाली कृषि में निवेश करने में जो है ये असक्षम है, समर्थ नहीं है। भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में कमी। भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणालियां, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी में से जो है इन तीनों के बारे में हिस्ट्री में जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था। महालवाड़ी क्या है, रैयतवाड़ी क्या है, जमींदारी क्या है। तो अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणालियां, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी में से जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी सिद्ध हुई। याद रखिएगा। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन ये सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं हुए। ठीक है। छोटे व विखंडित जोत, छोटे व विखंडित जोत जो है, भारत में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है। 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटे भूजोत है और लगभग 40% किसानों की जोतों का आकार 0.5 हेक्टेयर से भी कम है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार और भी संकुचित हो रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में अधिकतर भूजोत बिखरे हुए हैं। कुछ राज्यों में तो एक बार भी चकबंदी नहीं हुई है। वे राज्य जहां एक बार चकबंदी हो चुकी है वहां पुनः चकबंदी की आवश्यकता है, क्योंकि अगली पीढ़ी में भूमि बंटवारे की प्रक्रिया से भूजोतों का दोबारा विखंडन हो गया है। इसके बाद है वाणिज्यीकरण। अधिकतर किसान अपनी आवश्यकता या स्वयं उपभोग के लिए फसलें उगाते हैं। इन किसानों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधन नहीं है। अधिकतर सीमांत तथा लघु किसान उद्योगों की कृषि करते हैं जो उनकी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। सिंचित क्षेत्र में कृषि का आधुनिकीकरण और वाणिज्यिकीकरण हो रहा है। इसके बाद व्यापक प्रच्छन्न रोजगारी। ठीक है, व्यापक प्रच्छन्न रोजगारी ये क्या है? देखिए भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में, यानी जहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी है, 4 से 8 महीने तक जो है ये रहती है। फसल चक्र में भी वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो फसल ऋतु होता है, फसल ऋतु में वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं है। ठीक है, कृषि में कार्यरत लोगों को वर्ष भर कार्य करने के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से जो है उत्पन्न हुई समस्याओं में एक गंभीर समस्या है। याद रखिएगा, भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई समस्याओं में जो है एक ये गंभीर समस्या है, जो विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में भयावह है, बहुत ज्यादा है। यह गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि इससे मृदा की उर्वरता क्षीण हो जाती है। ठीक है, या हो सकती है। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जल भराव, लवणता और मृदा क्षारीयता के कारण बंजर हो चुका है।
कीटनाशक रसायनों के जो है अत्यधिक प्रयोग से मृदा परिच्छेदिका में जहरीले रासायनिक तत्वों का जमाव हो गया है। सिंचित क्षेत्रों के फलस्वरूप जो फसल है, सिंचित क्षेत्रों के फसल प्रतिरूप में दलहन यानी लेग्यूम अनाज से विस्थापित हो गई। बहुफसलीकरण में बढ़ोतरी से प्रति भूमि में अत्यधिक कमी आई है। इससे भूमि में पुनः उर्वरता पाने की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो गई है, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और आर्द्र, याद रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र व अर्ध शुष्क क्षेत्र भी कई प्रकार के भूमि निम्नीकरण से ये प्रभावित हुए हैं, जैसे जल के द्वारा मृदा अपरदन और वायु अपरदन जो प्राय मानवकृत है। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। भोजन देखिए एक मौलिक आवश्यकता, बेसिक नीड है लोगों की, और देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना चाहिए जो उसे आवश्यक पोषण स्तर जो है प्रदान करे। यदि हमारी जनसंख्या के किसी भी भाग को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी जो भोजन है, पोषण युक्त भोजन जो है, अगर जनसंख्या के किसी भी भाग को यह सुविधा नहीं मिलता है तो वह भाग खाद्य सुरक्षा से वंचित रह जाता है या रह गया है। ठीक है। हमारे देश में कुछ प्रदेश जैसे आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्य जहां अत्यधिक निर्धनता व्याप्त है, वहां उन लोगों का अनुपात अधिक है जिन्हें खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं है। वहां पे जो है पौष्टिक खाद्य पदार्थों की कमी है, लोग भर पेट का भोजन जो है नहीं कर पाते हैं। समाज के सभी वर्गों को खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सरकार ने सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली की जो है रचना की है। इसके दो घटक हैं, पहला है बफर स्टॉक, दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है पीडीएस, और एक है बफर स्टॉक। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुएं सस्ते दरों पर जो है उपलब्ध कराई जाती है। भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की जो है उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। इस नीति के लिए केंद्र सरकार कृषि उत्पादन में वृद्धि और भंडारों को बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करती है। खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम करती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है, जबकि इसके वितरण को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुनिश्चित करती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारतीय खाद्य निगम, देखिए भारतीय खाद्य निगम जो है एफसीआई सरकार के द्वारा पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर किसानों को जो है या किसानों से खाद्यान्न जो है खरीदती है, क्रय करती है। सरकार उर्वरक, ऊर्जा और जल जैसे कृषि निवेशों पर सहायकी यानी सब्सिडी उपलब्ध कराती है। उपभोक्ताओं को दो वर्गों में जो है बांट दिया गया है, गरीबी रेखा से नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन जिसे बीपीएल कहते हैं, और दूसरा है गरीबी रेखा से ऊपर यानी एबव पॉवर्टी लाइन यानी एपीएल, जिसके कारण प्रत्येक वर्ग के लिए कीमतें अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह वर्गीकरण जो है पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसके अनेक आहरित गरीब बीपीएल वर्ग से बाहर हो गए हैं। कई एपीएल श्रेणी के लोग एक फसल खराब होने से ही बीपीएल श्रेणी में आ जाते हैं, और प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे परिवर्तनों को समायोजित करना कठिन हो जाता है। यदि सरकार उपयुक्त कृषि अवसंरचना जैसे ऋणों आदि की सुविधा उपलब्ध कराए और नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा दे, तो प्रत्येक जिला और ब्लॉक को खाद्यान्न की पैदावार में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। केवल गेहूं और चावल पर ध्यान देने की अपेक्षा उस क्षेत्र में उगने वाली अन्य खाद्य फसलों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सिंचाई सुविधाओं और विद्युत उपलब्धता जैसी आवश्यक अवसंरचना को बढ़ावा देने से कृषि में निजी पूंजी निवेश को जो है बढ़ावा मिलेगा। सतत पोषणीय आधार पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और अनाजों के व्यापार को बंधन मुक्त करने से भारी मात्रा में रोजगार पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी भी घटेगी। एक देश एक राशन कार्ड योजना क्या है? देखिए, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा 1 जून 2020 से एक देश एक राशन कार्ड योजना जो है 20 राज्यों और 1 फरवरी 2021 तक 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू कर दिया गया। मार्च 2021 तक यह योजना संपूर्ण देश में लागू हो जानी थी। इस योजना की घोषणा जून 2019 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले लाभार्थी मुख्यतः प्रवासी
देश के किसी भी भाग में खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत लाभार्थियों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। इस योजना की जो समय सीमा है 30 जून 2030 रखी गई है। इसे लागू करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक पोर्टेबिलिटी प्लेटफॉर्म यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क पर राज्यों को एकीकृत किया जा रहा है। इस योजना की जो नोडल एजेंसी है भारतीय खाद्य निगम है, इंडियन फूड कॉरपोरेशन है। किसी भी राशन कार्ड धारक को इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। सभी राज्य और केंद्र सरकार स्वयं उपलब्ध आंकड़े के अनुसार लाभार्थी के राशन कार्ड मोबाइल पर आधारित कार्ड से जो है मोबाइल पर आधार कार्ड से सत्यापित कर लिंक करेगी। तो इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो राज्य और केंद्र सरकार क्या करेगी, स्वयं जो उनके पास आंकड़े हैं उसके अनुसार लाभार्थी के राशन कार्ड मोबाइल पर आधार कार्ड से जो है सत्यापित करके लिंक करेगी। और देखिए इसके बाद झूम कृषि क्या है। झूम कृषि जो है इसे पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। इस कृषि में पहले वन को यानी फॉरेस्ट को जलाकर भूमि को जो है साफ कर लिया जाता है, फिर उस राख युक्त मिट्टी में मोटे अनाज बिखेर कर बो दिया जाता है और इस खेती से 2 या 3 वर्ष तक फसलें प्राप्त की जाती है। इसे काटो और जलाओ अथवा बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो है अनाज या अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान कृषि के लिए वन भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से कृषि प्रक्रियाओं के द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो है बढ़ जाती है। क्योंकि किसान उर्वर अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए इस प्रकार के कृषि में उत्पादकता जो है प्राय कम होती है। भारत में झूमिंग कृषि के जो प्रकार है, किस राज्य में किस क्षेत्र में कौन सी कृषि यानी झूमिंग कृषि जो है किस नाम से की जाती है। उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम कृषि होता है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोंदू, पामाडावी, केमान, बरीगा होता है। पश्चिमी घाट में कुमारी कृषि की जाती है। केरल में पोनम या पोड़म कृषि की जाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीबर या दाहिया, मसान, पेंडा तथा बीरा कृषि की जाती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरा, मणिपुर में पामलू, हिमाचल क्षेत्र में खेल, झारखंड में कुरुल या कुराबा, छत्तीसगढ़ यानी बस्तर जिला में जो है दीपा। ठीक है, याद रखिएगा। रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि भी देखिए एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है यानी इंटरफेस है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इसे प्राप्त अधिकांश उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी मुख्य रोपण फसल है। चूंकि रोपण कृषि प्राप्त उपज को बिक्री के लिए प्रयोग किया है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधनों से संबंधित व्यवस्थाएं और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उत्पादन का प्रसंस्करण है खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में समुचित परिवहन जाल तंत्र के विकास की अनिवार्यता होती है। कृषि के विशेष प्रकार देखिए, विश्व के वर्तमान कृषि व्यवस्था में व्यापक स्तर की विभिन्न कृषि पद्धतियों के अतिरिक्त कुछ विशेष कृषि प्रकार भी प्रचलित है, जैसे विटीकल्चर। विटीकल्चर जो है इसमें किस प्रकार की खाद्यान्न उत्पादन किया जाता है, तो अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर इसका उत्पादन होता है। पीसी कल्चर में व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया है। सेरीकल्चर क्या है, तो रेशम उत्पादन की क्रिया है जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित है। इसके बाद हॉर्टिकल्चर जो है इसमें व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन होता है। ओलेरीकल्चर जो है, ओलेरीकल्चर इसमें व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की कृषि होती है। आर्वरीकल्चर जो है इसमें विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि होती है जिसमें उनका संरक्षण और संवर्धन भी सम्मिलित है। एपीकल्चर में क्या होता है, तो इसमें व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है शहद के लिए। फ्लोरिकल्चर इसमें देखिए व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि होती है। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित क्रिया है।
वेजिकल्चर दक्षिण पूर्वी एशिया में आदि मानव के द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि है। देखिए नेमेरी कल्चर जो है आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल कंद मूल संग्रह किया जाता है। और ओलेरी कल्चर जो है जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापक कृषि है। मेरी कल्चर इसमें क्या किया जाता है तो व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है तो व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़े और खच्चरों का पालन होता है। वर्मी कल्चर इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए केचुआ का पालन होता है। मोरिकल्चर ये रेशम कीट के लिए शहतूत की कृषि है। और एरोपोनिक क्या है, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है और यहां से बहुत बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा एरोपोनिक जो है पौधों को हवा में उगाना मृदा रहित कृषि है। और पोमोलॉजी फल विज्ञान। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कृषि विधियां और तकनीक। परती छोड़ना पहला है। लगातार खेती करने से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता जो है घट जाती है। भूमि को समय समय पर कुछ अवधि के लिए सामान्यतः 3 से 4 वर्षों के लिए खाली या परती छोड़ दिया जाता है ताकि भूमि अपनी प्राकृतिक उर्वरता को पुनः प्राप्त कर सके। इसके बाद है चक्रीय कृषि या सस्यावर्तन। देखिए कृषि भूमि में परती की अवधि कम करने या परती छोड़ने से बचने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न फसलें चक्रीय रूप से उगाई जाती है ताकि भूमि की उर्वरता अधिक समय तक बनी रहे, किसी भी पोषक तत्व की अत्यधिक कमी ना हो सके, इसलिए इस प्रकार की विधियां अपनाई जाती है। चक्रीय कृषि की सबसे सामान्य फसल फलीदार पौधे होते हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करते हैं। दलहनी जो फसलें होते हैं सामान्यतः इन पौधों की कृषि की जाती है, इन फसलों की। इसके बाद है मिश्रित सस्यन। इस विधि में किसी कृषि भूमि में कई फसलों को मिश्रित करके इस प्रकार लगाया जाता है कि कुछ फसलों के द्वारा मिट्टी से लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति कुछ सीमा तक दूसरी फसलों के द्वारा हो जाती है। इस प्रकार की कृषि में शीघ्र पकने वाली फसलें पहले काट ली जाती है। मिश्रित कृषि में किसान जो है उत्पादन एवं फसलों के मूल्य की अनिश्चितता से बहुत सीमा तक बच जाते हैं। इस कृषि में विभिन्न फसलों का अनुपात स्थानीय आवश्यकताओं और फसल उत्पादन के तरीकों के अनुसार बदलता रहता है। द्विफसली कृषि क्या है? इसमें एक वर्ष में चक्रीय विधि से 2 फसलों का एक साथ जो है सम्मिलित रूप से उत्पादन किया जाता है। यह मुख्यतः उन क्षेत्रों में होती है। द्विफसली कृषि उन क्षेत्रों में होती है जहां सिंचाई की व्यवस्था हो या वर्षा अच्छी मात्रा में होती है। 2 फसली कृषि का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को जो है बनाए रखना होता है, इसीलिए सामान्यतः दूसरी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बहुफसली कृषि। कम समय में तैयार होने वाली फसलों के आगमन एवं जल प्रबंधन की बेहतर तकनीक के कारण अब वर्ष में 3 फसलों को उपजाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसे बहुफसली कृषि कहते हैं। इसके अंतर्गत कई फसलों को एक साथ बोया जाता है। बहुफसली कृषि के कारण सस्य गहनता में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिले कृषि। देखिए जब एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी अन्य फसल को बोया जाता है तो ऐसी कृषि रिले कृषि कहलाती है। इसके बाद कृषि उत्पादकता। कृषि उत्पादकता का तात्पर्य प्रति हेक्टेयर उत्पादन या प्रति श्रमिक उत्पादन से है। विस्तृत कृषि वाले क्षेत्रों में श्रम उत्पादकता अधिक रहती है, जबकि सघन कृषि वाले क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक रहता है। परंतु भारत में कृषि पद्धति का पर्याप्त विकास न हो पाने के कारण इन दोनों ही मामलों में पिछड़ेपन की स्थिति है। केवल हरित क्रांति वाले प्रदेशों में ही प्रति श्रमिक और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक मिलती है। कृषि उत्पादकता भौतिक और गैर भौतिक दोनों ही कारकों पर निर्भर करती है। भौतिक कारकों के अंतर्गत जहां जलवायु, मिट्टी और अश्लाकृति प्रवणता जैसी विशेषताएं आती हैं, वहीं गैर भौतिक कारकों के अंतर्गत संस्थागत और संरचनात्मक कारकों के साथ साथ राजनीतिक प्रशासनिक प्रयास भी सम्मिलित किए जाते हैं। वस्तुतः कृषि उत्पादकता एक तकनीकी शब्द है जिसमें निवेश से अधिक उत्पादन की अधिकता पर जो है ध्यान दिया जाता है। इसके बाद कृषि दक्षता। कृषि दक्षता में उत्पादकता के साथ साथ लाभप्रदता को भी सम्मिलित किया जाता है, यानी कितने कम निवेश से कितना अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ है या होता है तथा उस उत्पादन का बाजार मूल्य क्या है। अतः यह भी संभव है कि अधिक उत्पादक या अधिक उत्पादकता वाले प्रदेशों में भी कृषि दक्षता कम हो, यह संभव है।
इसके बाद सस्य गहनता, ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, भारत जैसे देशों में उपजाऊ भूमि का क्षैतिज विस्तार और अधिक संभव नहीं है। भारत जैसे देशों में उपजाऊ भूमि का जो क्षैतिज विस्तार है और अधिक संभव नहीं है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि कृषि भूमि में वर्ष भर में एक से अधिक फसलों को प्राप्त किया जाए। किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष की अवधि में बोई गई फसलों की कुल संख्या को सस्य गहनता कहते हैं। सस्य गहनता किस तरह से निकालते हैं, तो देखिए इसका फॉर्मूला है कुल बोया गया क्षेत्र बटा में कुल बोया गया क्षेत्र बटा में वास्तविक कृषि क्षेत्र गुणे 100। यदि किसी किसान के पास 5 हेक्टेयर भूमि है, वह खरीफ के समय पूरे 5 हेक्टेयर में, रबी की खेती के समय 3 हेक्टेयर में और जायद के समय 2 हेक्टेयर में फसल उगाता है, तो उसकी सस्य गहनता कितनी होगी? उसकी सस्य गहनता 200 होगी। तो किस तरह से निकालना है समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है कृषि पद्धतियां। देश के विशाल आकार तथा भौतिक, जलवायुविक, सामाजिक और आर्थिक दशाओं में अंतर के कारण यहां के लोगों के द्वारा विभिन्न कृषि पद्धतियां अपनाई जाती है। पहला है वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल फार्मिंग। यह पूर्णतः व्यापारिक उद्देश्य से की जाने वाली कृषि है, जिसमें नगदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। देखिए, इस कृषि में सिंचाई, उन्नत किस्म के अत्यधिक उपज देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों और फार्म मशीनरी पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके उद्योगों की भांति किसी एक ही प्रकार की फसल विशेष की कृषि की जाती है। कृषि की इस नई विधा को विगत 3 दशकों में देश के उत्तर पश्चिमी राज्यों में अपनाया गया है। यह एक पूंजी सघन कृषि है, जिसमें फसलों का अधिशेष उत्पादन बाजार में लाभ कमाने के लिए किया जाता है, जैसे रबर, कोको, नारियल, कहवा, चाय, पटसन, हेम्प, कपास, अनानास, केला और गन्ना आदि। इस कृषि का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक सीमित है। इसके बाद है ट्रक फार्मिंग। ये क्या है? देखिए, ट्रक फार्मिंग जो है, इस प्रकार की कृषि का विकास विश्व के औद्योगिक क्षेत्रों के समीपवर्ती भागों में हुआ है, जहां से विविध उत्पादों या सब्जियों एवं फल फूलों की परिवहन के माध्यम से नियमित आपूर्ति की जाती है। परिवहन में ट्रकों के अधिक उपयोग से इसे ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। इसके बाद संविदा या अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो देखिए, इसमें क्या होता है, संविदा या अनुबंध कृषि जो है, संविदा कृषि के अंतर्गत केला, आम, आलू, लहसुन, प्याज इत्यादि जैसे फसलों की विशेष किस्मों का उत्पादन किया जाता है। जैसे कि टमाटर के उत्पादन में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, सूरजमुखी के उत्पादन में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, फलों और सब्जियों के उत्पादन में तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में संविदा कृषि हो रही है। इस कार्य में स्थानीय कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण फार्मों के अतिरिक्त पेप्सी, कोका कोला, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आदि अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल हैं। इस प्रकार की कृषि से किसानों को जहां बेहतर उत्पादन तकनीक मिलेगी, वहीं उनका बाजार भी बढ़ेगा और सही मूल्य निर्धारण से बाजार की अनिश्चितता में भी अत्यधिक कमी लाया जा सकता है। वर्तमान समय में अगर बात करें तो संगठित और आधुनिक खुदरा बिक्री प्रणाली की नवीन प्रणाली जो है देखी जा रही है। सुभिक्षा, रिलायंस फ्रेश, बिग एप्पल आदि इसके उदाहरण हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट है गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग। इस कृषि प्रणाली में भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी और श्रम का उपयोग कर एक निश्चित समय अवधि में फसलों का अधिकतम संभव उत्पादन किया जाता है। सामान्यतः 200% से अधिक सस्य गहनता वाला क्षेत्र सघन कृषि क्षेत्र माना जाता है। जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, कोरिया, अमेरिका और फ्रांस ऐसे ही क्षेत्र हैं। वास्तव में अधिक जनसंख्या घनत्व तथा कम भूमि उपलब्धता वाले क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों, उन्नत बीजों, कीटनाशक दवाइयों, सिंचाई, फसल परिवर्तन आदि के अधिकतम प्रयोग से यह कृषि की जाती है। विस्तृत खेती क्या है? विस्तृत कृषि क्या है? देखिए, बड़ी जोत वाले खेतों पर यांत्रिक तथा वैज्ञानिक विधियों से की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहते हैं। इस कृषि में श्रमिक का उपयोग कम होता है, किंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है।
कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है क्योंकि कृषि भूमि की उपलब्धता अधिक होती है। देखिए, प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो होता है कम होता है किंतु कुल उत्पादन अधिक होता है। पारिस्थितिकीय कृषि, इको फार्मिंग। देखिए, इस कृषि प्रणाली में पारिस्थितिकी तंत्र को बिना हानि पहुंचाए कृषि की जाती है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग को वरीयता दी जाती है। कृषि की इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य प्रकृति से उसकी सामर्थ्य तक उत्पादन लेना और पारिस्थितिकी गतिविधियों में न्यूनतम हस्तक्षेप करना है। इसमें जैविक खादों, वर्मिंग कंपोस्ट, कीटनाशकों के रूप में नीम की खाद का प्रयोग तथा टिश्यू कल्चर पर जोर दिया जाता है। भारतीय कृषि में इसे अपनाने से उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है, भूमि और जल संसाधनों का संरक्षण कर पर्यावरण निम्नीकरण डिग्रेडेशन को रोका जा सकता है। इसके बाद है रेचिंग कृषि। रेचिंग फार्मिंग क्या है? इस कृषि प्रणाली में प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है। इस कृषि में फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। यह कृषि जो है अधिकांशतः उन देशों में की जाती है जो प्राकृतिक एवं वानस्पतिक दृष्टि से चारागाह के लिए अधिक अनुकूल है। तो इस कृषि में फसल का उत्पादन नहीं होता है। इस कृषि में जो होता है अधिकांश उन प्रदेशों में यह कृषि की जाती है जो प्राकृतिक और वानस्पतिक दृष्टि से चारागाह के लिए, जो ग्रेजिंग के लिए कह सकते हैं कि पशुओं को चराने के लिए अधिक अनुकूल है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत और भारत के पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। ठीक है। इसके बाद है निगमित कृषि, कॉर्पोरेट फार्मिंग। कृषि की इस प्रणाली में खेती का प्रबंध एक निगम के द्वारा किया जाता है। निगम के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है और संपूर्ण क्या होता है, संपूर्ण व्यवस्था संचालक मंडल के द्वारा की जाती है। इसमें अधिक मात्रा में भूमि और पूंजी की आवश्यकता होती है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, याद रखिएगा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और चेन्नई के कुछ क्षेत्रों में भी कृषि की जाती है और कृषि की प्रणाली जो है वहां पे प्रचलित है। कई फार्मों को समेकित कर केंद्र सरकार के अधीन भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड के अंतर्गत व्यापारिक दृष्टि से खेती की जाती है। सामूहिक कृषि क्या है? कलेक्टिव फार्मिंग। इस प्रकार की खेती में यानी सामूहिक जो कृषि है, इस प्रकार के कृषि में या खेती में कृषि का स्वामित्व समाज में निहित होता है। कृषि की यह प्रणाली भारत के लिए प्रभावी हो सकती है क्योंकि भारत में अधिकांश जोतों का आकार बहुत छोटा है। इस प्रकार के कृषि में जोतों एवं समस्त कृषि आगम यानी इनपुट को एकत्रित करके एक प्रबंधन समिति के द्वारा प्रबंधन किया जाता है। इस याद रखिएगा, जो इनपुट होता है, इस प्रकार के कृषि में जोतों एवं समस्त कृषि इनपुट को एकत्रित करके एक प्रबंध समिति के द्वारा प्रबंधन किया जाता है। इसमें शामिल सदस्यों को श्रमिक वर्ग में बांट दिया जाता है जिन्हें कार्यानुसार पारिश्रमिक मिलता है। अंततः बचे लाभ का वितरण भूमि के आधार पर किया जाता है। इसके बाद है सहकारी कृषि, कॉर्पोरेटिव फार्मिंग। इस कृषि को अपनाने के पीछे दो मुख्य आधार है, खेती के छोटे और बिखरे। देखिए, याद रखिएगा, पहला जो आधार है वो क्या है? खेती के छोटे तथा बिखरे खेत होने की समस्या का समाधान और भूमि का सामाजिकरण कर भूमिहीनों, छोटे किसानों और कृषि श्रमिकों के साथ न्याय करना। कृषि की इस प्रणाली में किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम और पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। भूमि के उप विभाजन से उत्पन्न समस्याओं का समाधान इस कृषि पद्धति से जो है किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में मानव शक्ति, पूंजीगत उपकरण, प्रबंधकीय कुशलता का अनुकूलन जो है अनुकूलतम उपयोग करना है। इससे बड़े पैमाने पर श्रम विभाजन कर जो है या विभाजन कर पाना संभव होगा और कृषि में व्याप्त प्रच्छन्न बेरोजगारी की जो समस्या है वो कम होगी। खेती का आधुनिकीकरण आसानी से संभव हो सकेगा और कृषकों की आय में वृद्धि होगी। इसके बाद शुष्क कृषि, ड्राई फार्मिंग। 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि पद्धति को अपनाया जाता है और इसे शुष्क कृषि कहा जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होती है, इसीलिए मृदा की नमी को बनाए रखा जाता है ताकि कृषि के लिए आवश्यक नमी यानी आर्द्रता प्राप्त की जा सके। परंपरागत शुष्क कृषि के अंतर्गत पहली वर्षा के पहले खेतों में गहरी और गहन जुताई की जाती थी और वर्षा के पश्चात भूमि को समतल
समतल कर दिया जाता था। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती थी और इस प्रकार इन क्षेत्रों में 45 से 60 दिनों में उपज दे सकने वाली मोटे अनाज जैसे मक्का, दलहनी वाली फसलें जैसे मसूर, चना, मूंग आदि की उपज संभव हो पाती थी। परंतु छठी पंचवर्षीय योजना से शुष्क कृषि में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की गई। देखिए, वर्तमान समय में अगर बात करें तो शुष्क कृषि क्षेत्र में विश्व बैंक की सहायता से 2 योजनाएं चलाई जा रही है। ये है कौन कौन सी योजना? तो शुष्क कृषि पर पायलट प्रोजेक्ट और वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम 2 योजनाएं हैं, इस पे आधारित है। इसके बाद है ऑर्गेनिक फार्मिंग, कार्बनिक खेती। यह कृषि उत्पादन की ऐसी विधि है जिसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। 1930 से 40 के दशक में आरंभ की गई इस प्रकार के कृषि के जनक जो है अल्बर्ट हार्वर्ड माने जाते हैं। नाम याद रखिएगा, इनका नाम है सर अल्बर्ट हार्वर्ड। भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण में कार्बनिक खेती के उत्पादन, प्रोत्साहन और बाजार विकास के लिए राष्ट्रीय कार्बनिक कृषि परियोजना शुरू की गई, जिसमें फलों और सब्जियों के कचरे के लिए कंपोस्ट इकाइयां, जैव उर्वरक उत्पादन, कृषि पालन के लिए अंडज उत्पत्ति सलाएं आदि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया है। कार्बनिक खेती को प्रोत्साहन देना और उसका विस्तार करना तथा कार्बनिक उत्पादों के प्रमाणीकरण यानी सर्टिफिकेशन की प्रणाली स्थापित करना भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ साथ लघु स्तरीय कृषि और सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर कदम बढ़ाना भी है। तो इसका उद्देश्य याद रखिएगा। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के माकंदपुर गांव में 100% ऑर्गेनिक खेती होने के कारण इसे ऑर्गेनिक गांव की संज्ञा दी गई है। यहाँ के किसान खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। कृषि क्षेत्र में बायोटिक पार्क बनाने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब है। उत्तराखंड में हिमोत्थान परियोजना शुरू किया गया है। जीरो फार्मिंग क्या है? बढ़ती खाद्यान्न आवश्यकताओं को देखते हुए फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के तीव्र प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए विभिन्न उर्वरकों, कीटनाशकों और नवीन तकनीकों का प्रयोग हो रहा है। इससे भूमि की उर्वरता जो है, प्राकृतिक उर्वरता में कमी आ रही है, जो सतत कृषि विकास के लिए हानिकारक है। इस समस्या से निपटने के लिए अब किसान जीरो इनपुट फार्मिंग तकनीक अपना रहे हैं। इसके अंतर्गत जमीन में बाहर से उर्वरक और कीटनाशक आदि नहीं डाले जाते, जिससे फसलें अधिक पोषण युक्त होती हैं। ऐसी कृषि प्रारंभ करने से पहले 3 साल तक जैविक खेती की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इससे मृदा धीरे धीरे जीरो फार्मिंग के अनुकूल हो जाती है। सिक्किम जो है भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य है, ऑर्गेनिक स्टेट है, याद रखिएगा सिक्किम। राज्य में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखिए ई खेती, ई एग्रीकल्चर जो है, ई एग्रीकल्चर या ई खेती इंटरनेट पर आधारित सूचना और संचार तकनीक से संबंधित जानकारी के आधार पर विकसित कृषि है। इसमें कृषि विकास के लिए नई उभरती तकनीकों का अनुप्रयोग और विभिन्न समाधान के माध्यम से कृषि विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। किसानों को मांग आधारित कृषि संबंधी सूचना उपलब्ध कराना इसका मूल उद्देश्य है, ताकि वे उत्पादों के मूल्य, जुताई के विभिन्न तरीकों, फसल सुरक्षा और उत्पादों के सही मूल्य के लिए क्या कर सकें? सही मूल्य के लिए सक्षम खरीदारों से सीधा संबंध स्थापित कर सकें। भूमि रिकॉर्डों का नवीनीकरण, ऑनलाइन ऋण के लिए आवेदन, कृषि प्रबंधन आदि सुविधाओं से युक्त इन बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों से कृषक समुदायों को कृषि उत्पादों के बेहतर मूल्य के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित सूचनाएं भी उपलब्ध होंगी। इसके बाद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस योजना का प्रारंभ 13 जनवरी 2016 को किया गया। यह एक व्यापक फसल बीमा योजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा, कीटों और बीमारियों, प्रतिकूल मौसम की स्थिति में फसल खराब होने से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना है। 2016-17 के अवधि में इस योजना के द्वारा रबी और खरीफ दोनों मौसमों के लिए 30% कवरेज प्रदान किए जाने का लक्ष्य था। कृषि निर्यात नीति 2018, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दे दी।
यह नीति कृषि निर्यात के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें आधारभूत संरचना का आधुनिकीकरण, उत्पादों का मानकीकरण, नियमों को सुव्यवस्थित करना, कृषि संकट को बढ़ावा देने वाले निर्णयों को कम करना और अनुसंधान तथा विकास, ठीक है, याद रखिएगा, अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना भी शामिल है। इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, कृषि निर्यात नीति 2018 का उद्देश्य 2022 तक कृषि निर्यात को 60 अरब अमेरिकी डॉलर से भी अधिक करना है। यह निर्णय वर्ष 2020 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के उद्देश्यों के तहत लिया गया है। कृषि निर्यात नीति के द्वारा चाय, कॉफी और चावल जैसी कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और वैश्विक कृषि व्यापार में देश की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। याद रखिएगा, इस नीति के अंतर्गत जैविक उत्पादों पर सभी प्रकार के निर्यात प्रतिबंधों को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में भारत का पशु संसाधन जो है, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है।